हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यूज़, जो कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करता हूँ कि जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि जैसे जो स्टार्टिंग में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो वर्क करता था बहुत स्लो था, और मोस्टली जो वर्क होता था वो पेपर फाइल्स पे लॉन्ग प्रोसीजर्स होते थे और हेवी ब्यूरोक्रेसी होता था। लेकिन जो आज का गवर्नेंस है वो बहुत डिफरेंट है। जो आज की जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। इवन अब एआई आ गया है, उससे जो जिससे की वजह से जो काम है वो फास्टर हुआ है और सर्विस बेटर हुआ है लोगों की। ये चीज़ हमें दिखाता है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस इवॉल्व हुआ समय के अनुसार। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो एक नया आइडिया नहीं है, ये बहुत ही पुराना आइडिया है। ये स्टार्ट हुआ जब लोग एक साथ रहते थे और एक ग्रुप बना, फिर उसमें लीडरशिप चुना गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इवॉल्व हुआ इसका। देख सकते हैं कि लेकिन एक ये अलग सेपरेट डिसिप्लिन बना अंतिम 19वीं शताब्दी के अंतिम के सालों में। इसका जो रूट्स है वो हम देख सकते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना में, इंडिया, इजिप्ट, ये सब सिविलाइजेशन में हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का रूल। लेकिन हम बात कर सकते हैं जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था अराउंड 2500 बीसी, हमें बताया कि कैसे लोग, एक्सीलेंट टाउन उसकी प्लानिंग थी, कैसे वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ऐसे ही इजिप्ट में था, जो जो गवर्नमेंट मैनेज करता था इरिगेशन बाय यूजिंग द फ्लड्स ऑफ नील रिवर, जो नील रिवर है उसके मदद से। चाइना में हम देख सकते हैं जो हान डायनेस्टी के समय पे कैसे कन्फ्यूशियंस जो आइडियाज़ था वो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फ्लुएंस हुआ। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि इसके अलावा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन बना जब एक वुड्रो विल्सन, जो जिसने अपना आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में प्रकाशित हुआ। उसका इसमें जो ये आर्टिकल है उसको कंसिडर किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो विल्सन था इंट्रोड्यूस दिया, और उसने विल्सन ने एक और इंट्रोड्यूस दिया द आइडिया ऑफ और साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, लोग जो कि इम्फेसिंग करता है इफ़िशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट वर्क, जो कि गवर्नमेंट वर्क में जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो इफ़िशिएंसी है उस पे एम्फेसाइज करता है। ये क्लियरली सेपरेट किया पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मदद करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग सब्जेक्ट बनाने में। हम दी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 5 फेज में मेजर कर सकते हैं, जो कि पहला फेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, तीसरा एरा ऑफ चैलेंज, चौथा क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड पांचवा पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसे हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या हुआ। पहला देखते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, जो फेज़ माना जाता है 1887 से 1926 तक। जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी था, उसमें माना गया कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक दूसरे से दूर सेपरेट होना चाहिए, ये एक दूसरे में नहीं होना चाहिए, उसका काम अलग होना चाहिए और इसका काम अलग होना चाहिए। इसको एक्सप्लेन किया वुड्रो विल्सन अपने फेमस आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। वो विश्वास किया, उसने बिलीव किया, आर्ग्यू किया जो गवर्नमेंट वर्क है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है ज़्यादा अगर पॉलिटिकल डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सेपरेट हो। 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़ को माना जाए और दोनों को, तो वो बेटर है। और लेकिन ये आइडिया था बाद में सपोर्ट किया गया 1900 में। एक था थिंकर्स फ्रैंक जे गुडनाउ, अपने बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अ स्टडी इन गवर्नमेंट में। जो गुडनाउ है उसको इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसने स्ट्रांगली आर्ग्यूड किया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अलग सेपरेट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट स्टेटस मिलना चाहिए, सो पॉलिटिकल डिसीजन कैन बी प्रॉपर्ली कैरिड आउट। जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल डिसीजन है अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और इस पेज में ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो पॉलिटिशियन है वो मेकिंग जो पॉलिसीज़ बनाते थे, लेकिन डिसीजंस
करते थे, ले लेते थे। लेकिन जो पॉलिटिशियन थे वो उससे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कोई स्किल नहीं था कि कैसे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। और इसलिए ट्रेंड, स्किल एंड एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता हुई पॉलिसीज़ को एक्शन में लाने के लिए। और इस सिस्टम में ये था कि जो लेजिस्लेचर डिसाइड द व्हील ऑफ द स्टेट थ्रू डिसीजन एंड लॉज। जो लेजिस्लेचर उसका काम है डिसीजन एंड लॉज बनाना, और जो जुडिशरी है वो डिस्प्यूट करना, सेटल को, जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करना। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था वो उसका था जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसमें हम बात करेंगे, लेकिन फिर अगर हम बात करेंगे इसमें पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी में, तो 1986 में 1926 में एक और थिंकर्स आए। ये वो था एल डी वाइट, जिसने अपनी बुक पब्लिश किया इंट्रोडक्शंस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसने एक्सप्लेन किया एक बेहतरीन तरीके से पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को एक अच्छे तरीके, क्लियर और सिस्टमेटिक वे में। तो ये था पहला फेज़। अब दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1927 से 37 था। इस ये फेज़ स्टार्ट हुआ W.H. विलियम्स बुक प्रकाशित के बाद। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927, ये जो बुक था उसको इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एल डी वाइट के बुक के बाद। इस फेज़ में क्या हुआ है, जो स्कॉलर्स थे वो ट्राई किए साइंटिफिक मैनर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का, और डेवलप किया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल से। इसके अलावा these principles in their work, if administrations properly use this principle in their work, it can increase efficiency। जो साइंटिफिक मेथड था, साइंटिफिक मैनर था, वो इफ़िशिएंसी बढ़ा सकता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर सकता है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन डेवलप होने में। जो आइडिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। एक जो टेलर है उसने अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था, तो एक्सप्लेन किया कैसे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। उसने कुछ प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए जिसकी हम चर्चा डिटेल में दूसरे क्वेश्चंस में करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस फेज़ के कुछ थिंकर्स के, जैसे हेनरी फॉल, मार्क पार्कर फॉलेट, गुलिक एंड उर्विक। जो हेनरी फॉल था उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया। गुलिक एंड उर्विक था, उसने जो कॉर एक आइडिया उसको आइडिया दिया कैसे वर्क पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करना चाहिए, उस पे है ये। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा फेज़ का। तीसरा फेज़ आता है द एरा ऑफ चैलेंज। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1938 से 1947 तक। ये पीरियड जो अर्लियर आइडियाज़ था उससे डिफरेंट था। जैसे बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल एंड स्ट्रिक्ट सेपरेशन। जो ये आइडिया था उसको क्रिटिसाइज्ड किया। जो आइडिया था फिक्स प्रिंसिपल का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन था, उसको ये उस पे वो क्वेश्चन उठाया, क्रिटिसाइज़ किया। और ये फेज़ शुरू होता है एक थिंकर से चेस्टर आई बर्नार्ड्स, जिसका जिसके बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये पब्लिश्ड हुआ 1936 में। उसका जो जो वर्क था वो चैलेंज किया जो ट्रेडिशनल व्यू था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो जो कि रिगिड प्रिंसिपल और फॉर्मल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था उसे। जो इस फेज़ में जो मेन चैलेंज था वो था दो। इससे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेशन क्वेश्चन इस पे किया कि जो जो नया ग्रुप था स्कॉलर्स, उसने आर्ग्यू किया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कम्प्लीटली, जो सेपरेट पॉलिटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन से ये कम्प्लीटली सेपरेट हो ही नहीं सकता, ये रियल में पॉसिबल ही नहीं है। उसने क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से वो आए जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे पॉलिटिकल वैल्यूज़ और डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं। और दूसरा था क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थे उसका क्रिटिसिज्म लगभग 1940 के बाद मैनी स्कॉलर्स ने क्वेश्चन किए जो
जो कि पहले माना जाता था कि यूनिवर्सल और परमानेंट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन इसमें आगे क्या है कि प्रिंसिपल जो होता है वो समय के साथ और सिचुएशन के साथ और जगह के साथ चेंज होता रहता है। और एक बुक था एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडिट किया गया था एफ.एम. मार्क्स के द्वारा और बहुत सारे राइटर्स थे, जिसने क्लियरली रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ स्ट्रिक्ट डिवीजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो स्ट्रिक्ट डिवीजन था उसको रिजेक्ट किया। जो इस एक उन लोगों के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़, इथिक्स एंड सोशल फैक्टर थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद राइज ऑफ ह्यूमन रिलेशंस स्कूल्स, इस पीरियड में एक नया थिंकर्स प्रमोट किया आइडिया दैट साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है वो इनफ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में। उसने इम्पोर्टेंस का ह्यूमन और सोशल फैक्टर पे इम्फेसाइज किया। फिर हम बात करेंगे चौथा फेज़ आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जिसका टाइम पीरियड है 1948 से 1970 तक। ये पीरियड को क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इस फेज में ड्यूरिंग दिस टाइम स्कॉलर्स गेव अप टू ओल्ड आइडियाज। पहला आइडियाज था द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा द बिलीव दैट देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट अप्लाई एवरीवन एट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हम देखते हैं कैसे 1950 के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर थे उसने एक्सेप्ट किया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिक्स से क्लोजली रिलेटेड है। और इस क्लोज रिलेशनशिप के वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हेवीली डिपेंड होता है पॉलिटिकल साइंस पे। इसके बाद ये रिजल्ट आया कि जो स्कॉलर्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर एग्जैक्टली में है क्या, वो क्या स्टडी करता है और ये कैसे पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंट है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से or due to this confusion about its subject matter and boundaries, this phase is called the इसी confusion और इसी confusion की वजह से ये फेज कहा गया। ये फेज को कहते हैं क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस अटेम्प्ट टू सोल्व द आइडेंटिफाई क्राइसिस, और स्कॉलर्स ने अटेम्प्ट किया इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड व्यूड एज इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरह देखा गया। इसका मतलब ये था कि कुछ आइडियाज़ अलग अलग फील्ड्स जैसे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस से लिए गए थे। इस फेज में नए नए सेवरल व्यू सब न्यू सब फील्ड और कंसेप्ट डेवलप हुआ। जैसे पहला था न्यू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें लास्ट फेज़ पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि 1971 के बाद के फेज़ को बोलते हैं। जो 1971 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नए फेज़ हुआ। और इस फेज़ में जो इसका स्कॉलर थे वो स्टार्ट फोकसिंग किए पब्लिक पॉलिसी पे, कैसे पॉलिसीज़ जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। ये अप्रोच ये जो अप्रोच था वो बिकम पॉपुलर बिकॉज क्योंकि लाइक प्लुरलिज्म का मतलब होता है मेनी ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन। बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे प्लुरलिज्म कहते हैं। और कम्युनिकेशन थ्योरीज। और इस फेज़ में जो चार्ल्स लिंड ब्लूम्स थे जिसका आइडिया था द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, जो कि एक्सप्लेन किया पॉलिसीज़ आर ऑफन मेड स्टेप बाय स्टेप। उसने बताया जो पॉलिसीज़ होते हैं वो एक ही साथ नहीं बन जाते, वो स्टेप बाय स्टेप बनते हैं रेदर देन अ परफेक्ट और फुल्ली प्लान्ड वे। अगर हम बात करें मेन एम ऑफ पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव का, जो मेन एम था वो इज़ टू अंडरस्टैंड विच फोर्स इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। कौन से फोर्स है जो पॉलिसी मेकिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला था इसमें सोशल फोर्सेज, दूसरा पॉलिटिकल सोर्सेज, इकोनॉमिक फोर्सेज, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और कुछ थिंकर्स जैसे रॉबर्ट एडहेल, जेम्स विल्सन, चार्ल्स लिंडब्लोम इस आइड पॉलिसी डिसीजन पे इम्फेसाइज किए कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं फोर्स, नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस एलोन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स अ न्यू व्यू। इस पीरियड में पॉलिटिक्स जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया
एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी करने के लिए नए स्कॉलर्स क्रिटिसाइज़ किए ओल्ड आइडिया को, जो कि सेपरेट करते थे पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से। इसे कहते थे ये नैरो है एंड अनरियलिस्टिक है। वे आर्ग्यू किए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, स्पेशली कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड यूरोप में। जो स्कॉलर्स थे इसमें ड्विल्ट, वाल्डो, पीटर स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी। बात करेंगे जो नए अप्रोच था, इसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, जो कि इम्फेसाइज देता था पब्लिक ओरिएंटेड को, सोशली रिलेवेंट, डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिव। जो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव का वो हमें दिखाता है कि कैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो मैच्योर हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, पीपल सेंटर्ड हुआ। लोगों के बारे में लोगों को जो लोगों के डिसीजन उसमें मैटर करते थे, लोगों की राय मैटर करते थे। जो किस वजह से, लाइक विद द हेल्प ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, नए मेथड्स एनालाइज करने के, मैनेजमेंट एंड डेवलप के। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस तरह जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलप हुआ, अलग अलग फेज में नए नए आइडियाज़ आए। शुरू में देखेंगे कि पहले पहले कैसे जो वर्क होता था वो स्लो होता था, पेपर फाइल पे होता था, हेवी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कैसे इफिशिएंसी आए, पीपल ओरिएंटेड हुआ। तो ये था आज का इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया हो।